बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कहानी मुट्ठी भर मोहब्बत की चौथी किस्त का आगाज़ करते हैं। ये क्या पढ़ती रहती हो हर वक्त? उन्होंने किताब को नागवारी से देखा। अम्मा, बहुत खूबसूरत शायरी है, मुट्ठी भर मोहब्बत। उसने किताब के सरे वर्क पर हाथ फेरते हुए उदासी से कहा, ज़ेबी बच्चे, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती है, ये शराब होती है, बड़ी बेयकीन शय है, ये किसी किसी को रास आती है, वरना सदा के लिए जान का रोग बन जाती है। वो उखड़े उखड़े लहजे में बोली, बीजी आपने कभी मोहब्बत की है? वो अजीब से लहजे में बोली, हाँ मेरी जान की थी। वो ठहरे हुए लहजे में बोली और वो इनको एक टिक देखती रह गई। मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। वो सुपरवाइज़र का बेटा था, खूबरू और शानदार। न जाने कैसे मुझ जैसी आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की पर मर मिटा। शुरू में तो मैं कुछ कतराई, आखिर कब तक, अल्लड़ उम्र के तकाजे और होते हैं। बिल आखिर मैं भी दामे उल्फत में जकड़ी गई। वो एक शरीफुन नफ्स था। पहले तो अपने वालदैन को मनाता रहा। वो एक मामूली वर्कर के लिए ना माने तो मेरे वालदैन के घर की चौखट पकड़ ली। अम्मा अब्बा ने सोचा कि शादी के बाद वालदैन भी मान ही जाएंगे, ऐसा अच्छा रिश्ता फिर हाथ नहीं आएगा। यूँ एक दिन वो अपने चंद दोस्तों और निकाह खां के हमराह आया और मुझे रुखसत करवा कर ले गया। एक छोटे से घर में रखा। इरादा था कि आहिस्ता आहिस्ता वालदैन को भी राज़ी कर ही लेगा, मगर बात उससे पहले ही खुल गई। जो दोस्त गवाह के तौर पर लाया था, उनमें से ही किसी ने इसके बाप और भाइयों को खबर कर दी। बाप ने आग बगूला होकर जायदाद से आग कर दिया। फैक्ट्री की मुलाजमत भी जाती रही, उसकी भी और मेरी भी। मैंने घर में सिलाई मशीन संभाल ली और वो नौकरी के लिए मारा मारा फिरने लगा। सारा शहर तो बाप और भाइयों का वाकिफ़ था। वो कहीं नौकरी लगने ही नहीं देते थे। मैका भी मजबूत नहीं था, वो भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। खींच तान कर गुजारा होने लगा। मैं तो आदी थी इस खींच तान की, मगर वो तो नाजो नाम में पला बढ़ा था। सहूलतों के बगैर उसका गुजारा मुश्किल था। कुछ खूनी रिश्तों की भी उदासी थी। कई बार गया, मुआफ़ी तलाफ़ी के वास्ते भी दिए, मगर उधर से एक ही शर्त थी कि इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आओ। पहले पहल तो डटा रहा, मगर आखिर कब तक? इतनी सारी मोहब्बतों के मुकाबले में एक मोहब्बत कम पड़ गई थी। शायद फिर एक रोज़ गया तो लौट कर ही नहीं आया। चंद माह बाद डाक के ज़रिए तलाकनामा भेज दिया। मैं लूटी पिटी सी दोबारा अम्मा अब्बा के घर आ पड़ी। उन्होंने मुझ पर दोबारा घर बसाने के लिए बतेरा ज़ोर दिया। दौड़ भाग करके रिश्ते भी तलाश किए, मगर मेरा मुर्दा दिल माना ही नहीं। तंग आकर उन्होंने छोटे भाई की शादी कर दी। भावज अच्छी थी, मेरे वजूद को भारी ना जाना। फिर हमारे आंगन में तुम बहार बनकर उतरी। मेरा जी भी बहल गया, मगर शायद खुशियाँ नसीब में ना थीं। एक हादसे में भाई भावज गुजर गए। मैंने तुम्हें उनकी निशानी समझकर सीने से लगा लिया। वो जानती थी कि वो उसकी माँ नहीं, फुप्पो हैं, मगर उन्होंने इस पर इतनी ममता लुटाई थी कि इसे कभी भूले से भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। तुम्हारी सूरत में मुझे जीने का सहारा मिल गया। उन्होंने अपनी नम आंखें पोंछीं। मैंने एक सिलाई सेंटर में नौकरी कर ली। इसके बाद भी कई एक ने हाथ थामना चाहा। एक आध तो तुम्हें भी कबूल करने के लिए तैयार था, मगर वो ज़रा सा रुकी। मगर आपने एक तस्वीर को देखते ज़िंदगी बिता दी। उसने तलखी से उनका जुमला मुकम्मल किया। उसने कई बार इन्हें एक तस्वीर पर आंसू बहाते देखा था। खुलकर तो उसे कुछ पूछने की जुर्रत नहीं हुई थी, मगर वो ये ज़रूर जानती थी कि शायद यही शख्स उनकी नारसाइयों का ज़िम्मेदार है। कहने को तो उसने ज़बूर से कह दिया था कि वो मीनू को समझाएगा, मगर ये इतना आसान न था। वो मामू के यहाँ आया तो उसमें मीनू का सामना करने का हौसला नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक वो ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। मुलाजिम ने बताया था कि वो पिछले अहाते में है। फिर उसने अपनी हिम्मत को यकजा किया और कदमों को घसीटता हुआ वहाँ चला आया। वो कबूतरों को बाजरा डाल रही थी। चेहरा सता हुआ था और बाल बिखरे हुए थे, जैसे कब से ना सुलझाए हों। वो मलगजे से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। हर वक्त निक सिक से तैयार रहने वाली मीनू का ये हुलिया देखकर उसका दिल कट गया। मनाल, उसने धीरे से पुकारा। वो इसके कदमों की मानूस चाप से जान तो चुकी थी कि कौन आया है, मगर बदस्तूर पिंजरे के पास ही खड़ी रही। मीनू, उसने खुश्क हल्क को तर करके फिर पुकारा। अब के उसने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में गिले शिकवों के इतने रंग थे कि वो नज़रें चुरा कर रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती करीब आई। वो जो सोच कर आया था कि वो ये कहेगा वो कहेगा, सब भूल गया। मुंह से गैर इरादी तौर पर फ़कत एक बेरब्त सा जुमला बरामद हुआ, मीनू प्लीज़, मैं और वो ज़बूर लफ्ज़। ज़बूर पर यकलख्त उसके गुमसुम से तासुरात में तंदी आई और वो लफ्ज़ चबा कर बोली, आखिर क्या है इस 2 टके की प्रोडक्ट गर्ल में जो तुम उसे मेरे और अपने बीच में ले आए हो? लहजा जहर भरा था। तमीज़ से बात करो मीनू, वो तहम्मुल से बोला। हमारे बीच कुछ था ही नहीं, तुम गलत समझ। क्या कुछ नहीं था?
वो तुरंत इसका जुमला काट कर बोली। सदमे से उसकी आवाज़ फट गई। बहुत कुछ था फैज़ान, बहुत कुछ। हमने कितना वक्त साथ गुजारा, वो हंसी मजाक, तोहफे तहाइफ, मिलना मिलाना। तुमने कितनी बार कहा कि मीनू तुम बहुत अच्छी हो, कितनी बार तुमने। फिर वो अटकी और आंसुओं भरी आवाज़ में बोली, खुदा के लिए फैज़ान अपनी बेवफाई को बेखबरी का नाम ना दो। इसी पल उसे एहसास हुआ कि गलती इसकी भी थी। महज दोस्त समझकर वो जो कुछ करता रहा। मीनू उसे न जाने कब से कुछ और समझ रही थी। वो भूल गया था कि वो छोटी सी मीनू एक नौजवान लड़की भी है और लड़कियों के नाजुक और कोमल जज्बात भी होते हैं। उसे फासला रखना चाहिए था। ठीक ही कहा है किसी ने कि मर्द और औरत कभी भी महज दोस्त नहीं हो सकते। वो अपनी ही उधेड़पन में उलझा था। वो एक एक कदम उठाती करीब आई, इतना करीब कि फासला रखने के लिए उसे पीछे हटना पड़ा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से उसकी शर्ट के कॉलर को नरमी से पकड़ा और भराई हुई आवाज़ में बोली, फैज़ी प्लीज़ छोड़ दो उसका पीछा। वो 4 दिन पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आई है और मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। फिर वो बुरी तरह से सिसक उठी। वो सुम सा जहाँ का तहाँ खड़े का खड़ा रह गया। शाम को अम्मा का फ़ोन आया, फैज़ी बेटा अगले हफ्ते हानिया और आमिर आ रहे हैं। मेरा और तुम्हारे मामू का ख्याल है कि उनके आने पर तुम्हारी और मीनू की मंगनी कर दी जाए। अम्मा मगर मैंने आपसे अपनी और ज़बूर की बात की थी। माँ की लाताल्लुकी पर उसे शदीद गुस्सा आया। खुदा के लिए फैज़ान मेरे इन सफ़ेद बालों का कुछ तो लिहाज करो। मैं मीनू के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अपने मामू के एहसानात भूल गए। तुम्हें और हानिया को पाला पोसा, तालीम दिलवाई, हानिया का इतनी अच्छी जगह रिश्ता करवाया, तुम्हें पाँव पर खड़ा होने में कितनी मदद की, वरना आज तुम 3 डब्बे बेच रहे होते। हाँ तो इसमें भी उनकी गरज ही छुपी हुई थी। वो तनफ्फुर से बोला, मुझ जैसे तांबे को पिघला कर हीरा बनाया ताकि वो उसे अपनी बेटी के सर पर सजा सकें। फैज़ी बकवास मत करो। मीनू का मामला ना भी होता तो मैं इस गली गली चीज़ें बेचने वाली को अपनी बहू कभी ना बनाती। उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। वो दोनों कितने दिन बाद फिर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, गुमसुम से, चुपचाप। जब कहने को कुछ ना रहे तो फिर खामोशी बातें करती है। कई पल यूं ही सिरक गए। फिर ज़बूर ने ही उसे पुकारा। फैज़ान उसका लहजा लरज़ रहा था मगर आंखों में उम्मीद और आस डोल रही थी। फैज़ान बदस्तूर सर झुकाए अपने हाथों की मुट्ठियों को खोल और बंद कर रहा था। फैज़ान प्लीज़ कुछ तो कहो। उसने घबराकर उसका शाना हिलाया। फैज़ान ने सर उठाकर उसे देखा और सिर्फ 4 दिन पहले उसकी ज़िंदगी में आने वाली ज़बूर उसके तासुरात देखकर समझ गई कि इसके पास कुछ अच्छा नहीं है। वो शायद जंग हार आया था। ज़बूर, वो धीरे से बोला, इतना धीरे कि ज़बूर बामुश्किल सुन पाई। मैं तुम्हारे और अपने लिए कुछ कर तो नहीं सका मगर अभी भी एक रास्ता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। हाँ अगर तुम मेरा साथ दो। उसने अपने अल्फाज दोबारा दोहराए और फिर मेज़ पर धरे उसके दोनों यख ठंडे हाथों को थाम लिया। हम शादी कर लेते हैं आज या कल। मेरा एक दोस्त वकील है, वो मदद करेगा। बाद में सब ठीक हो जाएगा। चंद सानिये वो इसे देखती रही। उसका शानदार सरापा खूबसूरत चेहरा, दिलकश नैन नकूश, उसकी रोशन काली स्याह आँखें और आँखों में जलते बुझते दिए। तुम फिक्र नहीं करो ज़बूर, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो इसके हाथों को हल्का सा झटक कर बोला। वो हड़बड़ा गई। उसने एक बार फिर अपने सामने बैठे मर्द को देखा, फिर खुद से सवाल किया, क्या ये अपने से जुड़े रिश्तों के बगैर रह लेगा? इस बार इसके अपने पास और सामने मौजूद शख्स के पास भी शायद इस सवाल का जवाब नहीं था। वो समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने फिर नज़रें झुका लीं और उसने तेज़ी से अपने हाथ उसके हाथों से निकाले, अपना बैग उठाया और वहाँ से निकलती चली गई। आज की रात बहुत भारी थी। फैज़ान ने फ़ैसला इस पर छोड़ दिया था और फ़ैसले तो फिर मुश्किल ही हुआ करते हैं और ऐसा फ़ैसला तो रूह खींच लेने के मुतरादिफ था। वो दूसरे कमरे में आई। बीजी दवा खाकर सो रही थीं। उनके चेहरे पर ज़मानों का कर्ब झलक रहा था। क्या वो एक बार फिर उनकी कहानी दोहराने जा रही थी? फैज़ान ने कहा था कि वो सब ठीक कर लेगा। अगर वो कुछ भी ठीक ना कर सका तो उसकी ज़िंदगी में एक रिश्ता था बीजी का, और उसकी ज़िंदगी में कितने रिश्ते थे, मीनू, मामू, माँ, बहन। क्या वो इन सब के बगैर जी लेगा? इसका जवाब तो आने वाले वक्त के पास था। तो क्या अपनी ज़िंदगी आने वाले बेयकीन वक्त के पास गिरवी रखवा दी जाए? फिर अचानक उसकी नज़र मेज़ पर धरी किताब पर पड़ी। मुट्ठी भर मोहब्बत। शायर ने कहा था कि मुट्ठी भर मोहब्बत काफ़ी होती है। कौन जाने मुट्ठी भर मोहब्बत किसके लिए कब तक काफ़ी होती है। रात बेहद सर्द और खुनक थी। ठंडी यख हवा चल रही थी मगर होटल के अंदर की फ़िज़ा गर्म थी। हरारत सुकून भरी गरमाइश फराहम कर रही थी क्योंकि उसे आम बरकी कुमकुमों की बजाय नन्ही नन्ही मोमबत्तियों से सजाया गया था।
मेज़ों पर भी खूबसूरत कैंडल स्टैंड में मोमबत्तियाँ रोशन थीं। हाल का ये निस्बतन अलग थलग सा पोर्शन सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों के लिए मखसूस था। प्राइवेसी के ख्याल से मेज़ों के दरमियान खासा फासला रखा गया था। आखिरी कोने वाले मेज़ पर दूल्हा दुल्हन सरगोशियों में बातें कर रहे थे। दुल्हन ने मोमबत्तियों के शोलों से हम आहंग सुनहरी मैक्सी ज़ेबतन कर रखी थी। गोल्डन कलर के हल्के फुल्के जेवर में उसकी सांवली सलोनी रंगत दमक रही थी। वो खासी पुरएतमाद दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वो एक आम सी प्रोडक्ट गर्ल नहीं बल्कि औरतों के सेक्शन की सुपरवाइज़र थी। उसके सामने बैठा उसका दूल्हा भी ब्लैक 2 पीस में बहुत वजीह और शानदार दिख रहा था। वो भी इसकी तरह का एक सेल्फ मेड इंसान था। उसका नाम एहतशाम था। बीजी की एक पुरानी दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। बीजी को एहतशाम बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने झट आमादगी जाहिर कर दी थी। उसने भी उनके फ़ैसले पर सर झुका दिया था। उसने मोहब्बत को आजमाया नहीं था, वो इसकी किस्मत में नहीं थी। नहीं मिली तो उसने उसे रोग और सोग नहीं बनाया था। आगे बढ़ जाने में ही आफियत थी। शुरू में फैज़ान ने उसके फ़ैसले की शदीद मुखालफत की थी, फिर जब जज्बात की पट्टी उतार कर देखा तो दोनों के हक़ में यही बेहतर लगा। देर से ही सही उसे भी समझ में आ ही गया था कि वो शायद एक दूसरे के नसीब में नहीं थे, और जो कुछ उनके नसीब में था वो इन्हें मिल गया था। फैज़ान का तो उसे पता नहीं, मगर वो ख़ुद अपने नसीब से बहुत खुश और मुतमईन थी। दिल की कसक का क्या है, वो भी एक दिन ख़त्म हो ही जानी थी। ज़बूर डियर, मुझे कैंडल लाइट डिनर बहुत पसंद है। दूल्हा उसकी जानिब मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। मुझे भी पसंद है, मगर इससे पहले मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। तुम पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन रखती हो? मुझे तुम पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। वो मुस्कुराया। मैं पहली तो क्या, दूसरी और तीसरी नज़र की मोहब्बत पर भी यकीन रखती हूँ। हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। वो इसका हाथ थाम कर बोला, इंशाअल्लाह। वो इसकी जानिब झुककर ज़रा सा मुस्कुराई। वो भी मुस्कुराया। दोनों की नज़रें मिलीं तो दोनों को ही एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे का हसीन अक्स नज़र आया। दोनों एकदम खिलखिला उठे और इर्द गिर्द की फ़िज़ा भी उनके संग संग मुस्कुराने लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।